भाई काम तो करूंगी तो पैसे चाहिए ना, फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगी, मेरे को खाने रहने का भी तो चाहिए ना। तो कोर्ट में काम करना पड़ेगा, और अगर आपको पैसों वाला काम करना है तो आपको गंदे काम करने पड़ेंगे। ये डन है, क्योंकि जो अच्छे हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, वो ज्यादातर गरीब होते और पैसा देना नहीं चाहते। आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक बात है जो मैं जब भी वीडियोस अपलोड करती हूँ तो उसमें ये चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं। कुछ एक दो लोग ही हैं जो आते हैं, कुछ इस टाइप के एडवोकेट्स जो कि शायद मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो उनका ये कहना रहता है कि तुम YouTube पे आकर सारी वकालत क्यों दिखा रही हो, तुम कोर्ट क्यों नहीं आती हो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करो, वहाँ पर जाकर पैसे कमाओ, ये करो वो करो, इस तरीके से वो बोल रहे होते हैं। पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। देखो, पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ और मैं यहाँ पर शो ऑफ नहीं कर सकती, ठीक है। मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, कहाँ से पढ़ाई कर रही हूँ, क्या पढ़ाई कर रही हूँ, ये चीज़ जब मैं बोलती हूँ तो वो मेरे ज़ुबान से समझ में आ जाता है कि शी इज़ नॉलेजेबल। मतलब आप बताओ, एक लड़की लाइव कर रही है, लाइव में क्वेश्चन आंसर सेशन करती है, तो ऐसा तो नहीं है। आप मेरे लाइव्स भी देख सकते हो, तो आंसर्स मेरे पास बहुत सारे होते हैं, मेरे पास ईमेल्स भी आ रहे होते हैं, मैं उनके बेस्ट एडवाइजेस दे रही होती हूँ। इवन आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मेरे रिप्लाईज देखना, जिस तरीके से नॉलेजेबल आंसर्स दे रही होती हूँ, उससे समझ में आता है कि लड़की पढ़ाई तो करती होगी, बिना पढ़ाई किए कोई यहाँ तक इस तरह से नहीं पहुँचा है। सेकेंड थिंग कि कोर्ट क्यों नहीं जाती है, तो मैं वैसे लोगों को एक रिप्लाई करना चाहूँगी कि देखिए, कोर्ट मैं 1.5 साल तक गई हूँ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में करीबन 1 महीने गई, और फिर मैं दिल्ली आई 15 मार्च 2024 को, और 15 मार्च 2024 से लेकर मैं करीबन मई भी नहीं, अप्रैल 18 अप्रैल के आसपास, 18 अप्रैल 2024 को मैंने वापस से एक एडवोकेट को ज्वाइन कर लिया। पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में थी, मैं एक सीनियर को ज्वाइन की हुई थी, 1 मंथ उनके साथ काम किया मैंने। एंड देन आफ्टर सोचो, मैं दिल्ली आई हूँ और मेरे पास इनकम सोर्स कोई भी नहीं था, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, ठीक है। ट्यूशन पढ़ा कर मैंने सीनियर के साथ लगकर काम किया। 18 अप्रैल 2024 से लेकर लगातार कंटिन्यूसली मैं दिसंबर 2024 तक काम की हूँ सीनियर्स के साथ, और एक सीनियर नहीं, कई सीनियर्स से जुड़ी हूँ, काम की हूँ, और इतनी ज़्यादा मेहनत की हूँ जिसकी कोई हद नहीं। आप समझ रहे हो, अगर आप दिल्ली में रह रहे होगे ना तो आप समझते होगे इस चीज़ को। एक दिन में 2-2 कोर्स अटेंड करती थी मैं, 2-2 कोर्स की मिसलेनियस वर्क मैं हैंडल करती थी। स्टार्टिंग में तो मिसलेनियस काम ही कराते ना सीनियर्स, कि पास ओवर ले लो, ये वाला एलमेट से जाके ये फाइल ले लो, वो फाइल ले लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, यही सब काम कराते ना। एक दिन में 2 कोर्ट्स के मिसलेनियस वर्क हैंडल करती थी मैं। आप सोचो, लक्ष्मी नगर लोकेशन से मैं रोहिणी कोर्ट, और रोहिणी कोर्ट से कर्करडुमा कोर्ट अगेन वापस आती थी मैं, और कर्करडुमा में हैंडल करके फिर रोहिणी कोर्ट जा रही हूँ, फिर वहाँ से लक्ष्मी नगर आ रही हूँ। समझ रहे हो आप। और इतनी तेज़ी से मेट्रो स्टेशन से जाती थी, तो सीधी सी बात है, मेट्रो से सटा हुआ तो नहीं है ना कोर्ट, थोड़ी दूर तो चलना पड़ेगा पैदल। वहाँ पर चलना, टाइम पे पहुँचना, इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी टास्क, ठीक है। फिर शाम को भी जाती थी मैं, वहाँ जजमेंट्स रीड करती थी। जजमेंट्स रीड करने के बाद सर खुद बोलते थे कि साक्षी जाओ ट्यूशन पढ़ाओ, क्योंकि पैसे मैं दे नहीं पाऊँगा, और दिस इज़ द थिंग। तो मैं जाती थी, फिर ट्यूशन पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ा कर आती थी, खाना बनाती थी, खाती थी। सुबह 8:30 बजे अगर ना निकलूँ तो रोहिणी कोर्ट नहीं पहुँच पाऊँ। लक्ष्मी नगर से रोहिणी कोर्ट टाइप करके देखना मैप में कितना दूर पड़ता है, ठीक है। सुबह भोर से उठकर मैं खाना वगैरह बनाकर खाकर भागती थी। मेरा सीनियर मुझे खाने तक के पैसे नहीं देता था, पता है, तो मुझे अपना लंच वंच खाने पीने का इंतज़ाम खुद करना पड़ता था, उतना काम कराने के बाद भी। और उसके बाद फिर शाम को भी आकर पूरा काम, और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब हम अब खुद ही कर रहे हैं ना, यहाँ पर बाई तो रखे नहीं है हम। तो इतनी मेहनत की है मैंने, लग कर काम किया दिसंबर तक। लेकिन फिर भी मुझे करीबन 10 साल तक मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर मिसलीडिंग नहीं होती। मैं उन बेवकूफ़ वकीलों में से नहीं हूँ जो 10 साल तक बेवकूफ़ बनने में यकीन रखते हैं। मैं उन वकीलों में से हूँ जिसको 10 दिन में भी अगर समझ में आ गया कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो छोड़ देगी। और मुझे 18 अप्रैल से लेकर 30 जनवरी तक मुझे आइडिया हो चुका था कि बेटा साक्षी, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, रास्ता तो अपना खुद बनाना पड़ेगा। और पता है क्या होता था, जब मैं कोर्ट जाती थी ना, मैं कोर्ट में देखती थी कि दिन भर मेहनत करो लेकिन फिर भी स्टिल आपको पैसा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि भाई कोर्ट में ज़्यादातर आपको गरीब और मजबूर लोग मिलेंगे
जो विक्टिम होते हैं, जिनके साथ गलत हुए रहता है, वो ज़्यादातर गरीब और मजबूर ही होते हैं। याद रखना, अमीरों के साथ या बहुत ही पावरफुल लोगों के साथ बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो आप इतना मान के चलो कि अगर कोर्ट कचहरी की दुनिया में पैसे कमाने हैं, अपना खर्चा चलाना है, तो भाई टेढ़े काम तो लेने पड़ेंगे, गलत लोगों का काम धंधा पकड़ना पड़ेगा। और मैं थी साफ सुथरी लड़की, मुझे गंदे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इवन सीनियर के भी काम में मैं अड़चन डालती थी। जब सीनियर मुझे कोई भी टेढ़े काम का देता था रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं उसमें अड़चन डालती थी, बहस करती थी, 2-2 घंटे लड़ती थी अपने सीनियर से। आपको पता है मेरा अलग ही आर्ग्यूमेंट चल रहा होता था। मैं जज के सामने आर्ग्यूमेंट कम, मैं अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करती थी। नहीं सर, आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ए तू भाग, मेरे को नहीं करना तेरे से बहस, तू हम लोगों को बर्बाद करवा देगी, कटोरा लेके खुद भी बैठेगी और हमें भी बैठवा देगी। तो मेरा सीनियर मुझसे चिढ़ने लग गया था एक पॉइंट के बाद, और खुद मैं भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। मुझे लग रहा था यार काम करूंगी तो अच्छा वाला करूंगी, गंदा वाला काम नहीं करूंगी चंद पैसे कमाने के लिए। तो जो विक्टिम्स होते हैं, इनके पास से पैसे मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। खास तौर से अगर आप अभी नए लॉयर हो तो आपको तो डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप वैसे भी आपको लेस एक्सपीरियंस्ड मान के वो हल्के में ले रहे होते हैं। तो और जो सीनियर है वो तो भाई अपने हिसाब का काम देगा, वो आपके हिसाब की थोड़ा सुनेगा। वो क्रिमिनल का भी काम दे रहा है, यू हैव टू वर्क, अदरवाइज आपको रोकड़ा पानी नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कोर्ट में मेरे को पैसे चाहिए, अब भाई काम तो करूंगी तो पैसे चाहिए ना, फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगी, मेरे को खाने रहने का भी तो चाहिए ना। तो कोर्ट में काम करना पड़ेगा, और अगर आपको पैसों वाला काम करना है तो आपको गंदे काम करने पड़ेंगे। ये डन है, क्योंकि जो अच्छे हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, वो ज़्यादातर गरीब होते हैं और पैसा देना नहीं चाहते। वो सीधा बोल देते हैं, मैडम हमारी जान लोगे क्या यार, हाँ अरे हमारे पास नहीं है पैसा, हम कहाँ से देंगे मैडम, हैं आप लोग काले कोट वाले सच में हमको लूटने के लिए खड़े हो। तो उस पॉइंट पर आदमी ऐसा हो जाता है कि यार जाने दो, ठीक है भाई लाओ काम कर देते हैं फ्री फोकट में। अब अगर एक वकील सुबह से लेकर शाम तक फ्री फोकट में काम कर रहा है विक्टिम का, जिनके साथ गलत हुआ है, वो आदमी खाएगा क्या? भीख मांगेगा चांदनी चौक में बैठकर कटोरा लेके कि है भैया सुबह से लेकर शाम तक मैं लोक सेवा किया हूँ, अभी मेरे को भीख दे देने का। तो इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि साक्षी अभी स्टार्टिंग में सर्वाइव करने का एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के भी 2 रूप हैं। कुछ लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं जो सोचते हैं कि सोशल मीडिया बस वही नाचने गाने वाला ऑप्शन है। देखो, हर जिंदगी में, दुनिया में हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव होते हैं। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक का चैनल है, देश के प्रधानमंत्री तक का चैनल है सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स तक अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर, बड़ी बड़ी संस्थाओं के चैनल्स तक अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर। तो सबसे पहली चीज़ तो कि सोशल मीडिया को एक कहा जाए गंदा नाम देने से तो हट जाओ। मतलब अगर एक अच्छा खासा एडवोकेट सोशल मीडिया में आ गया है तो वो गंदा हो गया, घटिया हो गया, ऐसा नहीं है यार। बहुत टॉप और डिग्निफाइड लोग भी सोशल मीडिया में आते हैं, और सोशल मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं जिन्हें आपको डेफिनेटली उतना ही सीरियसली सुनना चाहिए जितना कि आप सामने से जाकर उनको सुनोगे। सोशल मीडिया का मतलब ही होता है एक ऐसा मीडियम जिससे आप बड़े लेवल की जनता से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सोशल मीडिया को लेकर सिर्फ एक ठो दिमाग में रखना कि वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल गंदा एरिया है, नहीं, या फिर झूठ फैलाने वाला एरिया है, नहीं। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऑथेंटिक लोग और बहुत सारी रियल इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग भी हैं। मैं वही इसी तरह की एक एडवोकेट बनना चाहती थी जो सोशल मीडिया में आकर बस बड़े बड़े सेक्शन हाँकना, बड़ी बड़ी लीगल नॉलेज बोलना, बस वहीं तक नहीं रहना चाहती थी। मैंने बोला मैं सोशल मीडिया में जाती हूँ, वहाँ पर मतलब जितने भी वहाँ पर जूनियर एडवोकेट्स के स्ट्रगल हैं, मेरी तरह ही जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी जो क्लाइंट्स हैं वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पर बात करना शुरू करती हूँ। उनकी प्रॉब्लम्स पर बात करूंगी तो क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ तो कि उनको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, वो स्ट्रांग होंगे, साथ ही साथ मेरे को भी इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो फाइनली मैं जो एक अच्छा काम करना चाहती थी देश के वेलफेयर में वो मैं कर पा रही हूँ। भले मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही कर पा रही हूँ, लेकिन मैं कर पा रही हूँ। सोशल मीडिया में मुझे कौन रोक लेगा? कोर्ट में तो मुझे रोक भी लेंगे, ठीक है, कुछ करप्टेड लोग, लेकिन सोशल मीडिया में मुझे कौन ही रोक लेता? मेरा अपना खुद का मोबाइल है, कैमरा है, मैं शूट करूँ, मैं डालूँ। तो मैंने वो चीज़ें सोची कि मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ, यूट्यूब पर मैं आई और यूट्यूब पर आकर मैंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पब्लिक को बताना शुरू किया।
और मेरे दिमाग में यही चीज़ था कि पब्लिक को जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी, ऑब्वियस सी चीज़ है, बहुत सारी अच्छी पब्लिक जो है वो मुझसे कनेक्ट करेगी, मेरा चैनल बूम करेगा, और मेरा चैनल बूम करेगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है यूट्यूब हमको पैसे भेजता है। तो यूट्यूब जब पैसे देगा तो उस पैसों से मैं अपने खर्चे हैंडल करूंगी, और साथ ही साथ इससे भी बड़े लेवल पर पब्लिक वेलफेयर में काम करूंगी। मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाकर मैं आई थी। अब आने के बाद मुझे बहुत सारे मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर थे, जो मुझे ग्रो होता देखना चाहते थे, उन्होंने कहा कि साक्षी आप लीगल एडवाइसिंग वगैरह करो, आप ये सारी चीज़ें करो, और फीस के लिए भी बोला था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, जाने दो, यूट्यूब जब पैसे भिजवा ही देगा ना 2-3 महीने बाद, जाने दो, मैं फ्री में काम करती हूँ। मैंने जमकर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलिंग कंसल्टेशन, ईमेल कंसल्टेशन, इवन व्हाट्सएप ग्रुप, पर्सनल नंबर अपने आप को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे फॉरवर्ड कर दिया। मतलब जो भी आता था ईमेल में सबको अपने पर्सनल नंबर के चैट बॉक्स ग्रुप में ऐड कर लेती थी, व्हाट्सएप ग्रुप में, और सबको मेंटरशिप देना शुरू कर दिया। सबको, मतलब रात के 12 बजे भी अगर किसी लड़की फीमेल का, मेल्स का तो मैं 10 बजे के बाद रिप्लाई नहीं करती थी, लेकिन अगर किसी फीमेल एडवोकेट का आ जाता था तो मैं उसको 12 बजे रात को भी कर रही हूँ रिप्लाई, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही थी 3 मंथ्स के लिए। लेकिन जब मेरा YouTube का भी पैसा नहीं आया, YouTube भी बूम नहीं किया, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, इधर भी मैं फंस गई लगातार पूरे 24 घंटे सिर्फ उसी को फ्री में काम करते करते। तब उसके बाद मुझे जब मेरा ऊपर बहुत बड़ा मेरे छत पे बात आ गई, तब मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे हेल्प किया, मुझे कुछ पैसे भेजें, और उन लोगों ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला, मतलब एक अथॉरिटेटिव टाइप का होता है ना, कंट्रोलिंग टाइप का, कि जैसे फैमिली मेम्बर बोलती है कि अब नहीं करोगे, बहुत हो गया। तो मेरे को इतने खतरनाक ईमेल आ रहे थे और कॉल आ रहा था, एकदम सब ऐसे हड़क के बोल रहे थे जैसे मेरे बाप दादा हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा लगा मुझे। अब उतना अपनापन तो दिखाएंगे ही ना, पब्लिक, हमारे देश की पब्लिक ऐसी ही है कि अगर आप उनके लिए कुछ करते हो तो पब्लिक भी फिर आपके वेलफेयर में सोचती है। आए सीधा बोले कि देखो, हम स्ट्रिक्टली तुमको ऑर्डर दे के जा रहे हैं, फ्रॉम नाउ यू विल नॉट वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं नहीं कह रहा तुम बहुत बड़ा अमाउंट कोई लो, लाखों रुपए लो या हजारों रुपए लो, हम ये नहीं कह रहे। हम बस ये कह रहे हैं कि कुछ अमाउंट लगाओ, 90, 100, 150, 200, इस टाइप का अमाउंट लगाओ। गरीबों के लिए 200 से ज़्यादा ऊपर अमाउंट रखो ही मत, 200, 400, ज़्यादा से ज़्यादा 400 मैक्स, बस। इससे ज़्यादा गरीबों के लिए अमाउंट रखो ही मत किसी भी प्रकार की सर्विस का। और जो थोड़े मध्यम वर्गीय हैं उसके लिए थोड़ी सी और 200-300 बढ़ा दो। जो अमीर हैं उनके लिए तो भाई तुम देख लो, तो अमीरों के लिए भी 200-300 और एक्स्ट्रा ही बढ़ाना, ज़्यादा मत करना अमीरों का भी। तो उन्होंने पूरा इस तरह से मुझे एडवाइस दिया और बोला कि करो, मतलब ईमेल एडवाइजिंग भी कर रहे हो ना तो फ्री में, मतलब मत दो, एकदम फ्री में मत दो, कुछ अमाउंट ले लो। तो मैंने ईमेल एडवाइजिंग का भी मैं बता रही हूँ, ईमेल एडवाइजिंग का 200 किया, कॉलिंग का मैंने 400 रुपीज़ किया, 30 मिनट्स कॉलिंग का, कि आपको बहुत सीरियसली सुना जाएगा, आपकी मुद्दे को समझा जाएगा और अपनी सलाह दी जाएगी। तो उस चीज़ का मैंने 400 किया, ये गरीबों की फ़ीस बता रही हूँ। और 89 रुपीज़ की मेंबरशिप दे दी, 159 रुपीज़ की मेंबरशिप दे दी, जिसमें इतना सारा, मतलब 159 वाले में तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होते रहते हैं, आप वहाँ पर अपना कोर्सेज वगैरह देखो। एंड जो इधर पे है 89 रुपीज़ वाला है, वहाँ पर भी कोर्स लॉन्च होंगे, लगातार कोर्सेज लॉन्च होते चले जाएंगे। अभी तो मेरा एक ही कोर्स लगभग डला है। तो इस तरीके से 1-2 चीज़ें मैंने पेड वाली स्टार्ट की, ठीक है। उन्होंने कहा करो, अभी जब तक यूट्यूब का स्थिति तुम्हारा हिला हुआ है ना, अभी जब तक बहुत अच्छा यूट्यूब से तुम्हारा नहीं आ रहा है इनकम, तब तक तुम ये चीज़ें करो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तुम ईमानदारी से काम कर रही हो, चोरी वोरी कर रही हो क्या? मैंने बोला नहीं। बोले कोई बेईमानी कर रही हो क्या? मैंने बोला नहीं। बोले किसी अपोजिट पार्टी से जुड़ जा रही हो क्या? मैंने बोला नहीं। बोले किसी क्रिमिनल्स वगैरह के वेलफेयर में काम कर रही हो क्या? मैंने बोला नहीं। तो बोले जब तुम साफ सुथरे तरीके से काम कर रही हो, ईमानदारी से काम कर रही हो, मेहनत कर रही हो, सही आंसर्स कर रही हो, तो इतना शर्मा क्यों रही हो, वो भी इतने कम पैसे लेने में, जायज़ फीस लेने में। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत लिहाज लग रहा है, लोग 4 गालियाँ दे के जाते हैं मुँह पे अगर मैं 1 रुपये भी मांग लेती हूँ तो। बोलते अरे नहीं, फिर वो तो गंदे लोग हैं, फिर वो उनको सपोर्ट भी नहीं करना है फिर ऐसे लोगों को, जो अपने थाली की तो रोटी देख रहे हैं लेकिन तुम्हारे थाली की रोटी नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से बल्कि दूर रहो, ये तुमको बर्बाद कर देंगे, ठीक है।
और ये तुम्हारे वेलफेयर में कभी नहीं सोच सकते। जो एक वेलफेयर वाला आदमी है ना, वो चाहे भिखारी भी होगा ना तो भी तुमको 5 रुपया पकड़ा के जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोग जो हैं उनके चक्कर में मत पड़ो। तो मेरे को बहुत सारे ना बुजुर्ग 70-80 साल के बुजुर्ग लोग आकर सलाह दिए कि देखो, हमारा अगर थोड़ा सा भी इज्जत रखते होगे मन में, तो थोड़ा सा हमारी बात का लिहाज रखो और समझो हमने दुनिया बहुत देखी है बेटा। 50, 100, 150 रुपये में कोई बिक नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अगर तुमको वो चीज़ें आने लग गई तो तुम्हारी एक सप्ताह की सब्जी आ जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने फीस दी और मेरे 90% सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने कोऑपरेट किया। कुछ 10% गंदे लोग थे जो आकर बहुत ऊटपटांग बोलते थे कि तू फीस ले कैसे सकती है, तू फ्री ऑफ कॉस्ट काम क्यों नहीं कर रही है, तू फीस ले कैसे सकती है। और मैं भी बकलोल, इतनी भोली वाली, मैं सोचती सही बात है यार, मुझे पैसे लेने का हक क्यों है। ठीक है मैं पूरा 24 घंटे काम कर रही हूँ लेकिन मुझे पैसे लेने का कोई हक नहीं है। ठीक है मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ लेकिन मुझे पैसे लेने का कोई हक नहीं है। साइको हो जाती थी उन लोगों के चक्कर में। फिर वही बेचारे फिर आते थे उन लोग मेरे को वही सेम लाइन चपकाते थे, बेटा अपनी मेहनत का पैसा लेना गलत बात नहीं है, बस जो पैसा लिए हो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो उनका और काम करके अच्छे से दो। बस काम में कमी मत करना, पैसे लेने में दिक्कत नहीं है, और ऐसा पैसा लेना जो कि जायज़ हो, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँची। और YouTube पे अभी भी मैं इसलिए बनी हुई हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहती हूँ। एक बार मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई ना YouTube के थ्रू, देन आफ्टर इसी कोर्ट में डंके की चोट पर अच्छे लोगों का मैटर लेना शुरू करूँगी, बिना इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि मुझे कोर्ट से पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यही विक्टिम्स अगर गरीब भी होंगे ना, ज़रूरत पड़ने पे फ्री में भी काम कर दूंगी मैं। लेकिन अगर मेरे जेब में पैसे ही नहीं रहेगा, भाई मेरे बाप के पास नहीं है इतनी प्रॉपर्टी कि वो मेरे नाम कुछ कर देगा। ठीक है, तो इसलिए सीधी सी चीज़ है कि भाई मुझे अपना खुद ही इस्टेब्लिश करना है सब कुछ। तो यूट्यूब मुझे अगर पैसे अरेंज करके दे रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। और अभी फ़िलहाल तो मतलब ये साल मुझे कई लोगों ने आकर बोला कि मैडम देखिए बहुत सारी जनता है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है और पब्लिक की पावर आप समझते हो। मैंने बोला कि मतलब, तो बोले कि हजारों लोग 1 रुपये हम लोग दुकानदार के छोड़ के आ जाते हैं। मैडम आपके चैनल पर 14,000 सब्सक्राइबर है, अगर 14,000 लोग 1-1 रुपये दे देंगे, जो 1 रुपये वो सब्जी वाले को छोड़ के आ जाते हैं, आप सोचो आपको 14,000 रुपये मिल रहे हैं। मजाक समझ रहे हो। यही जो इतनी ज़्यादा चीख आती रहती है, चीख पुकार, इतनी आवाज़ आती रहती है पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक में, आप सोचो बैकग्राउंड वॉइस में, आप सोचो अगर वो 14,000 रुपये आ जाएंगे, तुरंत बढ़िया 1 नंबर माइक आ जाएगा। हाँ अरे यही एक आप कहा जाए 5 रुपये इस पर रेस कर दो तो 40-50 हज़ार कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा कैमरा आ जाएगा आपका तो बढ़िया उसमें अच्छे से वो कर पाओगे। क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सा पब्लिक सपोर्ट ले लो ना। पब्लिक सपोर्ट जो आप लोगे ना, इसमें पब्लिक का तो कोई नुकसान नहीं होगा। पब्लिक तो इतने पैसे छोड़कर चली जाती है, चाहे कितने भी गरीब घर की हो। 1-5 रुपये आज की डेट में किसी गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हो कितनी तेज़ी से आपका चैनल बूम करेगा। फिर रोक देना डोनेशन। कौन बोल रहा है आपको ज़िंदगी भर डोनेशन लेने को। अभी फ़िलहाल एक डोनेशन 1 रुपये 5 रुपये वाली डोनेशन उठा लो, इतनी बड़ी पब्लिक है, और फटाफट अपना कैमरा वगैरह अच्छा खरीद लो, माइक खरीद लो, धड़ाधड़ टॉप क्लास वीडियो बनाओ। वैसे भी आपके कंटेंट में दम है, एडिटर रख लो, SEO वाला रख लो। देखो फिर आपका चैनल जैसे ही बूम करेगा, धड़ धड़ ऑफिस खुल जाएगा और आप लीडर रहोगे। आपके अंडर में इतने सारे बड़े बड़े एडवोकेट्स काम करेंगे। क्या है, करो काम रगड़ के। आपके जैसे अच्छे लोगों की जुडिशरी को ज़रूरत है। तो जब लोगों ने आकर मुझे सलाह दी तब मैंने डोनेशन रेस किया अपने चैनल पर। अब डोनेशन रेस कर दिया है, कुछ इतने घटिया और गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं, बाप रे बाप, इतनी गंदी गंदी बातें, चोर और भिखारी, पैसे नहीं तेरे को कमाते बन रहा है तो तू ये। मैंने बोला ये पागल है क्या ये, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो ले नहीं रही हूँ, चैनल को थोड़ा बूम करने के लिए ले रही हूँ। लिटरली मतलब मेरी इतनी मेंटल हेल्थ ख़राब किए। फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ना, AI, उसको किसी की नहीं पड़ी है, वो किसी की तरफ बायस नहीं होता। तो मैंने उससे जाकर पूछा कि यार ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मैं इतनी ईमानदारी से लगी हुई हूँ और इस तरह की बातें मुझे कुछ लोग आकर बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्लियरली बोला कि साक्षी तुम कुछ नहीं कर पाओगी अपने लाइफ में, कुछ भी नहीं कर पाओगी अगर तुम ऐसे ट्रोलर्स और ऐसे क्रिटिसाइजर्स पर फोकस की तो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी क्लियर कि दे आर जेलस विथ यू। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस लड़की के पास इतना तगड़ा पब्लिक सपोर्ट है कि अगर ये एक बार बोलती ना कि डोनेट करो, पब्लिक लिटरली 5 बोलेगी, पब्लिक 50 करेगी। ये जल रहे हैं। और साक्षी दिस इज़ योर विक्ट्री।
अगर ऐसे नेगेटिव कमेंट आए तो बल्कि खुश हो जाओ कि वाओ फाइनली जो भी मेरे हेटर्स हैं दे आर जेलस विथ मी। सेकेंड थिंग कि ऐसे लोगों को अटेंशन मत दो। अगर आप अटेंशन दोगे इनकी हिम्मत और बढ़ेगी। आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं देना है, इनको बिल्कुल एकदम कौड़ी के भाव मत समझो। ये करते रहें कमेंट, करते रहें कमेंट, करने दो इनको, करने दो, कौड़ी के भाव मत समझो। ज़्यादा ये अगर आपको लो लेवल के लगे तो इनको रिपोर्ट कर दो, लेकिन किसी भी तरीके से इनको इंटरटेन मत करो। अदरवाइज पब्लिक तुम्हारा लेवल ही उस लेवल का समझेगी कि यार ये ऐसे दो कौड़ी के लोगों को इतना इंटरटेन करती है, ये क्या ही काम करेगी हमारे लिए। तो बोले कि इससे बल्कि तुम्हारी जो अच्छी पब्लिक है उस पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ऐसे लोगों को रिप्लाई करोगे तो। ऐसे लोगों को कौड़ी के भाव मत समझो। ये लिटरली बता रही हूँ, AI वॉज रिप्लाइंग लाइक दिस। ग्रॉक जो है ना, ग्रॉक, वो बिल्कुल जैसी सिचुएशन रहती है वैसी रिप्लाई करता है। तो ग्रॉक बेटा 3 करके है। मैंने बोला वाओ व्हाट एडवाइस। तो दैट्स वाई मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रही हूँ। मैं यूट्यूब पर हूँ, मैं एक बार डोनेशन रेज करना सही समझ रही हूँ, मैं एक बार छोटे मोटे रीजनेबल फीस लगाना सही समझ रही हूँ अपनी सर्विस चार्जेस में। मैं एक बार यूट्यूब से अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर ऐड चलवा कर मैं वहाँ से पैसे जनरेट करना सही समझ रही हूँ। लेकिन किसी भी गरीब की आत्मा को रुला कर, उससे पैसे लेकर, उसके केस में उसको मिसलीड करके या फिर उसके केस को लंबा खींच के या फिर अपोजिट पार्टी से मिल जाकर या किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार तरीका अपना कर मैं अपना करियर नहीं बनाना चाह रही हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग कोर्ट इन दीज डेज। मैं थोड़ी सी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँ, फिर कोर्ट में मैं जो जाऊँगी ना तो सिर्फ मैं दिखूँगी। घमंड वाली बात नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि जिस दिन मैं कोर्ट जाना शुरू की तो जिस कोर्ट में भी रहूंगी उस कोर्ट में सिर्फ मैं दिखूंगी। आई एम टेलिंग यू, आई एम 100% श्योर, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी। तो आप टेंशन मत लो, जिस दिन मैं कोर्ट आई हो सकता है शायद मेरे साथ काम करने वाले सारे वकीलों का धंधा खत्म हो जाए। ठीक है, इतने साफ सुथरे तरीके से काम करूंगी कि वो पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, आएगा। ये जो अंदर मेरे बैठा जो शेरनी है वो जागेगी जल्द ही, कोर्ट में भी आएगी। अभी यूट्यूब पे ही रहने दीजिए और तब तक आप जितना लूट सकते हैं क्लाइंटों को लूट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप सो कि कुछ हेटर्स जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि साक्षी गुप्ता अब उनके जाल फांस में नहीं आएगी और किसी भी तरह का उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। उसके सपोर्टर्स उसके साथ हैं। मुझे चैनल में मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी तरफ से मुझे बहुत हैवी लेवल ऑफ सपोर्ट है एंड दे रियली रेस्पेक्ट्स मी एंड इट्स इनफ फॉर मी। आई डोंट नीड दिस टाइप ऑफ हेटर्स। आप हेटर्स बाद में हैं और आप करप्टेड पीपल इंडिया के पहले हैं। अगर मैं आपको घटिया लड़की लग रही हूँ, दैट मीन्स यू ऑल आर हु आर हेटिंग मी आर करप्टेड पीपल्स डेफिनेटली। क्योंकि मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कर रही हूँ जिसमें आपकी जल जाए बहुत बुरे तरीके से, और अगर आपकी जल रही है तो ब्रो यू आर द वन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू।